नमस्कार। कल हम बायोज्योग्राफी का स्कोप या हम ये कहें कि हम जैव भूगोल का विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से हम जैव भूगोल में जैविक विश्व का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं और लास्ट पॉइंट हमने देखा था जैव ऊर्जा चक्र और आहार श्रृंखला का अध्ययन करते हैं। तो जब हम जैव ऊर्जा चक्र और आहार श्रृंखला की बात कर रहे थे तो हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊष्मा और ऊर्जा, इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए बिना भोजन किए कोई भी जीव, बिना न्यूट्रिशन लिए कोई भी वनस्पति भी जीवित नहीं रह सकती है। और उसका शारीरिक विकास, उसकी संख्या में बढ़ाव, उसके एरिया में इंक्रीज होना, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसे कितना पोषण मिल रहा है और उस पोषण के द्वारा ही वो जीव विकसित होता है। इसलिए अगर सारे पृथ्वी पर जितने भी जैविक तत्व पाए जाते हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, अगर सबकी फूड हैबिट्स समान होगी तब भी हमारी जो ये ट्रॉपिकल लेवल्स हैं या ऊर्जा चक्र है, इसमें समस्या आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्राकृतिक मैनेजमेंट है कि हर जीव अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन ग्रहण करता है, विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करके वो उससे ऊर्जा को प्राप्त करता है और ऊर्जा प्राप्त करके वो विकसित होता है, अपने शरीर का विकास करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और इस प्रकार वो इस पारिस्थितिक तंत्र में एक सामंजस्य बनाकर खुद के अस्तित्व को बचाए रखता है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। ये पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ये एक वो तंत्र है, ये एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस प्रकार का ये है कि यहाँ पर हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रकार के जैविक तत्व पाए जाते हैं जिनमें आपस में संघर्ष भी होता रहता है और प्राकृतिक तौर पर उनमें संतुलन भी कायम रहता है। इससे क्या आशय है कि जीवों की संख्या और उसका क्षेत्र निरंतर बदलते रहते हैं। अगर किसी जीव की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्राकृतिक संतुलन के द्वारा, संघर्ष के द्वारा धीरे धीरे वो संख्या अपने आप संतुलित हो जाती है, प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। और हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है उसके अध्ययन से हमें ये सारी चीज़ें ज्ञात होती है, जिसका अध्ययन हम जैव भूगोल में करते हैं कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र की क्या स्थिति है, उसमें संतुलन कायम है या नहीं, और संतुलन कायम है तो उसका किस प्रकार की उसकी कंडीशन है। अगर हम देखते हैं कि कई बार कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की समस्या पैदा हो जाती है, तो हम इस प्रकार के उपाय करते हैं उसको संतुलित करने के लिए। तो ये हमारा जो जैव भूगोल का विषय है, इसका एक मुख्य कार्य है पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना। अगले अगर हम पॉइंट पे आते हैं तो वो हम बात करते हैं जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन। जैव विविधता क्या है? हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और एक बहुत अच्छा रीजन, बहुत रिच रीजन कौन सा माना जाता है जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, उनकी संख्या, उनका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितने जीवों को, कितनी विविधता को रखने में सक्षम है। जिस क्षेत्र की उत्पादकता अधिक होती है वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, परंतु जिन क्षेत्रों में उत्पादकता की स्थिति अच्छी नहीं होती है वहाँ पे जैव विविधता कम पाई जाती है। तो ये जैव विविधता का अध्ययन हम जैव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद हम पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उस पे जितना भी जैविक विश्व है वो किस पे निर्भर करता है? पर्यावरण के संतुलन पे।
अगर पर्यावरण का संतुलन किसी कारण से बिगड़ता है तो हम उसके संरक्षण के उपाय शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि यही पर्यावरण जिसमें हम निवास करते हैं, अगर इसका संतुलन किसी कारण से खराब हो जाता है तो मानव पर उसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। पूरे जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं या जितने भी प्रकार के जीव हैं, सब पर उसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारा जैव भूगोल में पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हम ये देखते हैं कि कोई प्रजाति जो है वो संकट में है, उसके जीवों की संख्या कम हो गई है और ऐसा लगता है कि अगर इनकी संख्या और कम होती गई तो धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण या उस जीव के संरक्षण के उपाय खोजे जाते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हम उस जीव के विलुप्त होने को बचा लें। किसी भी तरह से हम ये नहीं चाहते कि वो जो प्रजाति है वो समूल ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम उसे वापस रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर उसको बचाना है तो उसको बचाने के लिए हमें उसको संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है जीवों और वनस्पतियों की विशेषताओं का अध्ययन करना। देखिए, हर जीव की शारीरिक संरचना, उसकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। हमारा जितना भी ये पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इनमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है, इनकी अनेक विशेषताएं पाई जाती है और उन विशेषताओं के आधार पर ही हम उस जीव का आकलन करते हैं। उसके लिए उसके विकास के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी जीव या वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। उसकी शारीरिक संरचना के साथ साथ उसका जो पूरी उसकी टेक्सोनोमिक उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, वो जीव किस प्रकार से बिहेव करता है, उसके लिए कौन सी परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम पारिस्थितिक तंत्र में करते हैं। और जैव भूगोल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये है कि हम उन तत्वों का अध्ययन करें, उनके बारे में सारा ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि उसी के आधार पर हम इस पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की व्यवस्था कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये क्या है कि हमारा जितना भी जीव होते हैं, इनमें एक गुण होता है जिस गुण को हम कहते हैं विविधता का गुण। ये विविधता का गुण क्या होता है? उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि किसी भी दो इंसानों के हाथ की छाप या फिंगरप्रिंट्स समान नहीं होते। इसी प्रकार आप जीवों में भी देखेंगे, अन्य जीवों में भी देखेंगे तो आपको इसी प्रकार की स्थिति दिखाई देगी। तो हमें इन सारी विविधताओं का अध्ययन जैव भूगोल में करना होता है कि किस प्रकार से ये सारी विभिन्नताएं इसमें पाई जाती हैं। जब हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें किस प्रकार की स्थिति में जीव जंतु और वनस्पति प्रजातियां रहती हैं। देखिए, कोई भी जीव या वनस्पति जो इस पारिस्थितिक तंत्र में रहती है उसे अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला उसका संघर्ष होता है अपनी ही प्रजाति से संघर्ष, उसे अपने ही परिवार में संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा होता है दूसरी प्रजातियों से उसे संघर्ष करना पड़ता है और तीसरा उसे प्राकृतिक संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो इन सारे जितने भी ये संघर्ष हैं, इनसे जो जीव या वनस्पति अच्छी तरह से सामंजस्य बिठा लेता है वो फिर उस क्षेत्र का परमानेंट निवासी बन जाता है या उसके अस्तित्व की रक्षा हो जाती है। तो हम जैव भूगोल में ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये पारिस्थितिक
संघर्ष चलते रहते हैं, और ये जीव और वनस्पति जिनकी सबकी विशेषताएं अलग अलग है उस वातावरण में अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं। तो ये वो मुख्य पॉइंट्स हैं जिसमें हमने जैव भूगोल के स्कोप को, उसकी ये सारी जो हम इसे हमें ये कहना चाहिए कि हमें यहाँ पर उसके पूरे विषय क्षेत्र को इन 7 पॉइंट्स में हमने देखा है। तो ये एक तरह से हमारा एग्ज़ाम के लिए पहला प्रश्न तैयार हो गया। यूजुअली अगर आप अनसॉल्व पेपर्स देखेंगे तो उसमें पहला प्रश्न यही होता है, परिभाषा और विषय क्षेत्र। तो ये एक हमारा अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया है। आप इसके नोट्स को निकालिए, आप पढ़िए और अपने इसकी एक फ़ाइल बनाइए ताकि बाद में ये आपके पास में ठिकाने रहें और इसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। ये जो आपका पेपर है बायो ज्योग्राफी का, इसमें ये सारे टेक्स्ट के साथ साथ आपके लिए एक मैप भी आता है। आपको मैप, वर्ल्ड मैप दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको भरने के लिए दी जाती है। मैप का कोई सिलेबस नहीं होता, आप ये जितना बायो ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ेंगे उसी में से आपका मैप आता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि टाइम टू टाइम आप मैप की प्रैक्टिस कीजिए। एटलस को देखना अपनी आदत बना लीजिए और एक एटलस अपने टेबल पे रखिए ताकि जब भी टेबल पे पढ़ने बैठें तो एक बार एटलस खोल के हम देखें। बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। आप जितने भी फिज़िकल या पॉलिटिकल सभी तरह के मैप्स का अध्ययन कीजिए और इससे आपका जो पहला प्रश्न है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे तो और सारे सिलेबस में और सारे पेपर के लिए वो अच्छा रहेगा। और आपको मैप बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे जब हम आपके और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें विश्व वितरण पढ़ेंगे जीवों का और वनस्पति का, बायोम्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें वर्ल्ड मैप की बार बार आवश्यकता पड़ेगी। और इसलिए बेटर ये है कि हम हाथ से ही मानचित्र को बनाना सीख लें। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अगर आप शुरू से ही प्रैक्टिस करेंगे तो 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस अगर आप रोज़ 10-10 मिनट भी करें तो 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस से आपको आराम से मैप बनाना आ जाएगा। और वो मैप अगर आप हाथ से बनाते हैं तो उसका इम्प्रेशन ही कुछ अलग होता है और वहाँ पे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस भी रहते हैं। और जहाँ भी हमें लगता है क्वेश्चन पेपर में कि यहाँ पर हम मैप बना सकते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम बना सकते हैं, तो वो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि उसके बनने से आपका जो पेपर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है, मैप बनाने की भी और मैप को भरने की भी। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो ये जो फर्स्ट आपका था, ये चैप्टर पूरा हो गया है। कल मैं इससे रिलेटेड या आपके जो बायोज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस या मैप डालूंगी, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कल एक तरह से मैं आपका टेस्ट लूँगी। थैंक यू।